गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण का संपादकीय है और इसे लिखा है दोस्तों रमेश कुमार दुबे जी ने। और जो आज का विषय वो है कृषि को आत्मनिर्भर बनाने वाला कोष। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। लिखा है, साल 2008 की कर्ज माफ़ी ने भले ही 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले संपर्क को दोबारा सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन इसने कर्ज माफ़ी को चुनावी बीमारी बना दिया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस ने स्टार्ट किया कर्ज माफ़ी, जो किसानों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसके बाद जो जमा नहीं कर पाया जाता है जिन लोगों के द्वारा, उनके लिए एक योजना लाई गई कि आप लोगों का ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद तो मानो सारे प्रदेशों में बाढ़ सी आ गई। सारे मैनिफेस्टो में पहले ही राज्य के जो भी दावेदार होते हैं वो पहले ही मैनिफेस्टो में लिखवा देते हैं कि भैया यदि हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा और ये जो विशेष प्रावधान है इसमें आप लोगों के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो इसका दबाव है, जो प्रेशर है, ये पूरी तरह से बैंकों पे, प्रशासन पे आ जाता है और अन्य जो योजनाएं होती हैं वो बंद फाइलों में पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि आर्थिक मजबूती न होने के कारण वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से इसमें पूरे समाज का, देश का, प्रदेश का नुकसान होता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि खेती किसानी में निवेश प्रभावित हुआ और सरकारें कर्ज माफ़ी के जरिए चुनाव को जीतने का जुगाड़ बैठाने में व्यस्त हो गईं। आज मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी, तमाम तरीके से सरकारें हैं जो इसी स्लोगन के माध्यम से अपना सरकार बनाना चाहती हैं। वो किस प्रकार से झूठे आश्वासन देना चाहती हैं हमारे देश के किसानों को, और किस प्रकार से वो एक प्रोपेगेंडा बना रही हैं। अरे हमने किसानों के लिए किया, आपने किसानों के लिए क्या किया? कर्ज माफ़ी किया है क्या? कर्ज माफ़ी जो है सही रास्ता है क्या? इसके माध्यम से जो अंतिम जो किसानों की समस्याएं हैं उसे क्या आप पा सकते हैं? क्या जिस प्रकार से हम बात करें किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, जो वर्तमान में जो हालात हैं किसानों की, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसे तो कभी नहीं किया जा सकता। इतनी ही नहीं, गांव में एक ऐसा वर्ग भी पैदा हुआ जो चुनाव और कर्ज माफ़ी को ध्यान में रखकर कर्ज लेने लगा। हालांकि कर्ज माफ़ी तो भारतीय कृषि की नई नवेली समस्या है। खेती किसानी की बदहाली की बुनियादी वजह देश में उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज की समन्वित नीति का अभाव होना है। और वास्तव में इन्हें लेकर देश में कभी कोई ठोस नीति बनी ही नहीं। इसी का नतीजा है कि उत्पादन के अनुपात में कटाई उपरांत मज प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, प्रशीतित ट्रकों जैसी सुविधाएं विकसित नहीं हो पाईं। समुचित भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन सुविधाओं के न होने के कारण 1/3 उपज बर्बाद हो जाती है। फलों सब्जियों के मामले में तो बर्बादी का अनुपात 40% तक है। इससे किसानों को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस तरह से किसानों को, हमारे देश के किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आगे जाके बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। आज किसान को सही दाम पर और सही समय पे जो उर्वरक हैं, जो बीज हैं, उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है, उनको सुविधा से नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ये समस्याएं लंबे समय तक न बनी रहे, इसके लिए एक बड़ी परियोजना लानी पड़ेगी। और ये जो छिटपुट जो हम वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ऋण माफ़ कर दे रहे हैं, फलाना माफ़ कर दे रहे हैं, इससे हमें ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। यदि हम वास्तव में किसानों की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं, देश के किसानों को एक नए स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एक नए सिरे से सोचना होगा। उनके भविष्य के बारे में सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो किसान पूरी दुनिया को खिला रहा है वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? 2 वक्त की रोटी के लिए उसे तमाम साहूकारों से आप देख रहे हैं कि ऋण लेना पड़ रहा है। उसके बाद ऋण के जाल में फंस जाता है। उसके बाद उसका शोषण उन्हीं लोगों, उन्हीं साहूकारों के माध्यम से होने लगता है। तो उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। यह आकांक्षी कृषि नीतियों का ही नतीजा है कि आज भी देश का भंडारण विपणन ढांचा 1960 के दशक वाला ही। यही कारण है कि हरित क्रांति की अगुआ माने जाने वाले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है। आपको बता दें, जो 1960 में जो व्यवस्था थी विपणन की, अनाज के रख रखाव की, आज भी वही व्यवस्था विद्यमान है। तो इसके खिलाफ
हमें आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को, प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी एक सही रूप दिया जाए। अन्यथा दोस्तों, जिस तरह से भंडारण अनाजों की बर्बादी हो रही है वो चिंता का विषय है। किसान, आप देख सकते हैं कि 1 क्विंटल गेहूँ या किसी प्रकार का अनाज उगाने के लिए कितना परिश्रम, कितना मेहनत, कितना लागत लगाना पड़ता है किसान को। पर जब भी किसान का जो अनाज है विपणन में जाता है, स्टोरेज में जाता है, तो उस अनाज के साथ कितना खिलवाड़ किया जाता है, कितने अनाज सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। मतलब जो इन समस्याओं को जो पहली प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, उन पे किसी प्रकार का बयानबाजी नहीं है। ये तो शामिल ही नहीं है मैनिफेस्टो में, जिससे लाखों टन अनाज खुले में पड़ा रहता है। इसी तरह बिहार और पश्चिम बंगाल में धान के प्रसंस्करण भंडार संबंधी बुनियादी ढांचे को भारी कमी है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा के संबंध में सबसे बड़ी खामी यह है कि अधिकतर कोल्ड स्टोरेज आलू भंडारण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। देश में फलों सब्जियों के मामले में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की भारी कमी है। पिछले 40-50 वर्षों में फसल प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश दलहनी फसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह गेहूं का अग्रणी उत्पादक बन चुका है। इस साल तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.27 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीदारी कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इस खरीद के अनुपात में गेहूं भंडारण सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लाखों टन अनाज के खुले में पड़े रहने की खबरें आती रहती हैं। इसी तरह की स्थिति दूसरे अनाजों, फलों और सब्जियों की है। यदि समग्रता में देखें तो इस समय देश को कम से कम 5 करोड़ टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज सुविधा और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित ट्रकों की आवश्यकता है। इसी तरह बड़े पैमानों पर अनाज गोदाम सुविधा की भी ज़रूरत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्रचार से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान एवं कृषि को कारगर हथियार बनाया। खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष के गठन का ऐलान किया। यह कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कटाई उपरांत फसल प्रबंधन में किसान समूहों की मदद के लिए बनाया गया है। वर्ष 2021 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगले 3 साल तक हर साल 30-30 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। योजना के तहत 3% ब्याज छूट पर 7 साल के लिए उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये देखिए, फाइलों में जो चीज़ें लिखी हैं धरातल पे नहीं आ रही हैं। धरातल पे जो आ रही हैं ना, तो उसमें पूरी तरह से बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर और जिसको फंड मुहैया कराया जा रहा है, सारे लोग मिले जुले हैं। अपना अपना राशि बांट के किस प्रकार से उसमें सबमिट करके प्रशासन सरकार को भेज दे रहे हैं, शासन को। आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आपका आया था एक बार नहीं, कामधेनु डेयरी आया था जिसमें 50 लाख तक का प्रावधान था पैसा देने का। तो दोस्तों मैं बता दूं, इधर अपने साइड बहुत सारे लोग थे, 50 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद उसके साथ इतना अनैतिक किया गया। किसी के पास डेयरी नहीं था, बस इधर का पैसा उधर लगा के दिखा दिए। बैंक मैनेजर साहब भी खुश हो गए। तो ये प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से योजनाओं को खंडित कर रही हैं, देश के विकास को विनाश की तरफ अग्रसर कर रही हैं। इसका सही कारण कि दोस्तों, जो बैंक के कर्मचारी है, जो बैंक के मैनेजर है, जो ऋणी है, जिसे आवश्यकता है मध्यम वर्गीय परिवार को, जो एक नया स्टार्टअप, एक नया क्रिएटिविटी खोलना चाहता है, एक नया बिजनेस स्थापित करना चाहता है, उसे नहीं मिलता है। क्योंकि उसको देगा तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना उसमें। इसलिए इसी कर्ज की किस्त की भुगतान को टालने की छूट मिलेगी, जो 6 महीने से 2 साल तक के लिए होगी। इसका दूरगामी नतीजा यह होगा कि इससे अब तक उपेक्षित कटाई उपरांत उपज प्रबंधन में निवेश बढ़ेगा और फसल की बर्बादी रुकेगी। मोदी सरकार पहले ही अध्यादेश के जरिए कृषि विपणन को मुक्त कर चुकी है। अब किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आज़ाद हैं। इसके साथ साथ आवश्यक जिन्स अधिनियम और ठेके पर कृषि के संबंध में भी अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इससे निजी कंपनियां फसल तैयार होने के बाद के उपज प्रबंधन जैसे गोदाम, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण, ऑर्गेनिक और फोर्टिफाइड फूड जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आएंगी। इतना ही नहीं,
छोटे किसान भी समूह बनाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद का गोदाम कोल्ड स्टोरेज बना सकेंगे। बढ़ती बीमारियों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आदि के चलते दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। कृषि अवसंरचना कोष से जैविक उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने और निर्यात में सहायता मिलेगी। मोदी सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिले। देश में 40,000 क्लस्टर चिन्हित कर लिए गए हैं। इसी तरह 150 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों FPO ने 80,000 हेक्टेयर में उत्पादन शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बहुआयामी उपाय हो रहे हैं। अब बता दें 2022 तक जो सरकार के द्वारा एक स्लोगन प्रसारित किया जा रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। भैया ये पहले 2015 थी, फिर 16 हुई, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब आपको लगता है जब GDP हमारे देश की इतना नीचे गिरती चली जा रही है, उसके बाद कोरोना की मार को सह नहीं पा रही, तो 2022 तक मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कृषि अवसंरचना कोष से ग्रामीण इलाकों में भंडारण सुविधाएं विकसित होंगी, उपज की बर्बादी रुकेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस कोष का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। तो दोस्तों, ये जो एडिटोरियल है एक तरह से पूरी तरह से जो सरकारों के द्वारा तमाम किसानों के लिए जो बस चुनावी घोषणाओं में तमाम तरह की बातें लिखते हैं कि किसानों के लिए हम ये करेंगे, आय दुगनी करेंगे, विपणन केंद्रों को सही करेंगे, MSP रेट सही करेंगे, जो दलाल होंगे बिचौलिए उनको यदि गलत करेंगे, किसानों का शोषण करेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीज़ें बस चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रहती है। असल ज़िंदगी में धरातल पे कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो ये मैं हकीकत में बता दूं, हमारे देश का जो इस समय चल रहा है व्यवस्था, हम मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि मोदी सरकार के आते ही, BJP सरकार के आते ही जो पूरी तरह से हमारे समाज में, देश में, प्रदेश में भ्रष्टाचार कोने कोने मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी। पर दोस्तों, भ्रष्टाचार आसान नहीं है। आज फिर वही पटरियों पर चलने लगे हैं जिन पटरियों पर कांग्रेस के शासनकाल में चला करते थे। तो हमें आवश्यकता है इसमें सुधार की, आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, अपनी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।